नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए जो आपका सामाजिक अध्ययन का विषय है, आज के वीडियो में हम इसका कंप्लीट कोर्स आपको एक वीडियो में जो है वो प्रोवाइड करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि आप पूरे में पूरे अंक जो है वो हासिल कर सकें इस वीडियो को देखने के बाद। इससे पहले भी मैं सामाजिक अध्ययन की सारी चीज़ें ऑलरेडी करा चुका हूं, पर काफ़ी लोग का ये कमेंट था कि एक ही वीडियो में पूरा कोर्स जो है वो रिवाइज करा दीजिए, तो स्पेशली वो वीडियो मैं इसीलिए लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टाइमिंग भी बता देता हूं कि अभी तक जो आपकी तृतीय सेमेस्टर की टाइमिंग थी सुबह के 11 बजे, अब तृतीय सेमेस्टर के तो पेपर लग गए हैं, तो ये 11 बजे वाली सुबह टाइमिंग अब कन्वर्ट हो गई है किसमें, सेकंड सेमेस्टर के टाइमिंग में। तो आप सेकंड सेमेस्टर के वीडियो जो आप ये वीडियो देख रही हैं सुबह 11 बजे जो है आप लाइव देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य से जो है वो स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य की सबसे पहले बात करते हैं संस्थापना किसने की थी या संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की बात करें तो 345 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनके गुरु के नाम की बात करें तो इनके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य भी था और इन्हीं का एक और नाम था विष्णुगुप्त। इन्हीं का जो ग्रंथ है या पुस्तक आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र, ये बहुत पूछी जाती है अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो भी ऑप्शन में आपको देखने को मिले आप तुरंत टिक कर देंगे। फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनके गुरु की, तो इनके गुरु का नाम था, नहीं गुरु तो हमने देख लिया, ये तो हमारा युद्ध है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध की बात करें किसके किसके साथ हुआ था, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है वो युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 305 ईस्वी में जो है वो हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईस्वी में जो है वो युद्ध हुआ था और इस युद्ध में 4 संधि जो है वो हुई थी। इन्हीं 4 संधियों में अलग अलग संधियां थी, पर सबसे महत्वपूर्ण था मेगस्थनीज जो राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसको जो है इसी संधि के तहत जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके दरबार में जो है वो लाया गया था। मेगस्थनीज जो है, इसकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, वो है इंडिका। डायरेक्ट पूछा जाता है इंडिका जो है किसकी पुस्तक है, मेगस्थनीज, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये रचना है। और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन, वो सारी चीज़ें हम नहीं बात करेंगे क्योंकि हम फास्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं, इसलिए डिटेल में आपको देखना है तो सोशल साइंस सेकंड सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं इसी मौर्य साम्राज्य से संबंधित बिंदुसार के बारे में, जो कि 298 ईस्वी में आए थे। इनको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शत्रुओं का संहारक आप अमित्र घात को कहते हैं। इनके बारे में सबसे प्रसिद्ध क्या था, इनकी धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो प्रसिद्ध थी। एक दो लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि उसको लेकर आप और पॉइंट जो है वो लिख सकें। फिर हम बात करते हैं अशोक की। अशोक की बात करते हैं। अशोक ने 3 वर्षों में 84,000 स्तूपों का निर्माण जो है वो करवाया था। और आप कहेंगे कि कहाँ करवाया था, तो सारनाथ वाराणसी में जो है वो करवाया था। 3 वर्षों में 84,000 स्तूपों का निर्माण। इनके संबंध में कलिंग युद्ध भी फेमस है। समय पूछा जाता है कलिंग युद्ध का, तो 261 ईसा पूर्व जो है इसका समय था कलिंग युद्ध का। और इसी से प्रभावित होकर इन्होंने जो बौद्ध धर्म था उसको जो है वो स्वीकार कर लिया था। यहाँ पर काफ़ी जो है वो हिंसा हुई थी, या कह सकते हैं काफ़ी जो नरसंहार है, नरसंहार ना कह के रक्तपात आप कह सकते हैं, काफ़ी हुआ था, तो उससे ये प्रभावित हुए थे। इनके पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का नाम जो है वो महेंद्र था। इनकी पुत्री का नाम जो है वो संघमित्रा था। अशोक की बात यहाँ पर की जा रही है। अशोक की बात करें तो भारत में जो शिलालेख है उसका प्रचलन जो है सबसे पहले अशोक ने कराया था। ये आपसे बहुविकल्पी या अतिलघु में पूछा जा सकता है। और टोटल अगर बात करें संख्या की कि अशोक जो है उसके कितने शिलालेख थे, तो कुल 14 शिलालेख जो है वो थे। सबसे पहला जो शिलालेख था उसमें पशु बलि जो है उसकी निंदा की गई थी, और जो आखिरी वाला 14वां शिलालेख था अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए उसमें प्रेरित जो है वो किया था। तो एक दो पॉइंट आपको पता होता है तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं अशोक से ही संबंधित स्तंभ लेख।
तो अशोक जो है उसके स्तंभ लेखों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे कुल 7 थी, जो केवल ब्राह्मी लिपि में जो है वो लिखी गई थी। और इनके नाम मैं आपको अगर बताऊंगा तो आप अपना शब्द याद नहीं रख सकते, पर एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि 7वां जो है इसमें सबसे लंबा स्तंभ लेख जो है वो था। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या थी? तो ग्राम जो है वो सबसे छोटी इकाई जो है वो थी। ये सब आपसे वन लाइन में बहुत पूछे जाते हैं। फिर अशोक के जो नियम और सिद्धांत है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो धम्म के नाम से जो है वो जाना जाता है अशोक के नियम और सिद्धांत को। बढ़ते हमारे इसी प्रश्न यानी कि जो साम्राज्य इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ पूछा जाएगा आपसे, अंतिम शासक जो है वो कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक आप कहेंगे बृहद्रथ जो है वो था। तो मुख्यतः आपको कौन कौन याद रखने हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, यही से आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका गुप्त साम्राज्य से संबंधित। गुप्त साम्राज्य की सबसे पहले पूछी जाएगी राजकीय भाषा, तो आप कहेंगे प्राकृत जो है वो राजकीय भाषा थी। आई थिंक इस पर बेस्ड एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और इसी को यानी कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त थे। काफी लोग क्या करते हैं, जब चंद्रगुप्त वहां पर प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य इस टाइप से ऑप्शन दिया होता है तो गुप्त साम्राज्य में उसको टिक कर देते हैं। ध्यान रखिएगा संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त था। पहला महान शासक कौन था? अगर आपसे इस टाइप से प्रश्न आए तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त साम्राज्य का प्रथम महान शासक जो है वो था। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही महाराजाधिराज की उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसके समय में गुप्त संवत जो है उसकी स्थापना की गई थी। और आप क्या कहेंगे? समय उसका 319 ईस्वी जो है वो था। ये समय बहुत पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि किसके समय में आया था, गुप्त साम्राज्य या चंद्रगुप्त प्रथम। बस दो चीजें आपको याद रखनी है और साथ में 319 ईस्वी समय। स्थापना की जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, तो भी आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद आया इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। और इसको भारत का नेपोलियन भी जो है वो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी विजयों के कारण कहा जाता है। इसने बहुत सी विजय जो है वो प्राप्त की थी। और इसी के संबंध में या इसके शासन के संबंध में प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? इस टाइप से प्रश्न अगर पूछा जाए तो हरिशेण ने जो है ये प्रयाग प्रशस्ति जो है वो लिखी थी। और हरिशेण कौन था? तो ये जो है आपका समुद्रगुप्त जो है इसका दरबारी कवि था। कौन? हरिशेण, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना जो है वो की थी। इसी को प्रयाग प्रशस्ति जो है हम कहते हैं। फिर बात करते हैं हमारा समुद्रगुप्त के जो बाद आए जिनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से। फिर इनके संदर्भ में आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले ये याद रखना है कि इनके समय में चीनी यात्री फाहयान जो है वो भारत आए थे। सबसे पहला और सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि फाहयान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया है, जो कि एक चीनी यात्री था। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है शकों पर विजय से संबंधित, कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है जो शक थे उन पर विजय प्राप्त की थी। और इसी के उपलक्ष्य में आप कह सकते हैं जीत होती है ना, तो उसके उपलक्ष्य में ही चांदी के सिक्के जो है इसने चलवाए थे। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसके शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि जिसका नाम क्या है? कालिदास। आप सभी जानते हैं कितने प्रसिद्ध हैं, तो संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैंने ऊपर एक पॉइंट की बात की थी, वो ये कि जो गुप्त साम्राज्य था इसको ही हम भारत का या स्वर्ण युग जो है उसके नाम से जानते थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से क्यों जाना जाता है। तो आप कहेंगे कि जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, बहुत से मंदिर यहाँ पर फेमस फेमस इसके समय में या गुप्त साम्राज्य के समय में जो है वो आए थे। इन्हीं सब के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल जैसे बताऊं तो जैसे कि विष्णु मंदिर जो है, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में, वो इसी समय बना था। इसके अलावा पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में ही आपका है। दशावतार बहुत पूछा जाता है,
झांसी उत्तर प्रदेश में देवगढ़ जो जगह है वहाँ पर जो है दशावतार मंदिर बना था। भीतरगांव मंदिर आपका जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये सभी जो है वो निर्मित हुए थे, इसी के संदर्भ में आप यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कुमारगुप्त। इसी में ही अभी हम चल रहे हैं गुप्त साम्राज्य में। कुमारगुप्त की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पूछी जाती है जो है वो किसके द्वारा, आप कहेंगे कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और जो स्कंदगुप्त हैं इनकी बात करते हैं, इनके संदर्भ में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सुदर्शन झील को लेकर के, कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया था, तो स्कंदगुप्त ने कराया था। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हुड़ों का आक्रमण सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही जो है वो हुड़ों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भानुगुप्त के संदर्भ में। भानुगुप्त से यहाँ से एक ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपसे अंतिम गुप्त शासक पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, भानुगुप्त जो है वो अंतिम गुप्त शासक था। अब भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो एरड़ अभिलेख में जो है वो पहली बार सती होने का प्रमाण जो है वो दिया गया था भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में सबसे पहली बार। फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है अजंता में गुफाओं की कुल संख्या। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। अजंता में कुल निर्मित जो गुफाएं हैं उनकी संख्या जो है वो 29 जो है वो है। वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल 6 ही जो है वो शेष हैं, जिनमें से गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर जो 17 है वो गुप्तकालीन जो है वो उसके अंतर्गत आती है। फिर बात करते हैं आगे, तो आयुर्वेदाचार्य जिनका नाम है धन्वंतरी। देखिए इतने सभी प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग हैं तो जाहिर सी बात है स्वर्ण युग कहा जाएगा। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी और राजवैद्य चरक ये दोनों ही आपके गुप्त साम्राज्य से ही संबंधित हैं। विष्णु शर्मा जिनकी प्रसिद्ध रचना है पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां आप कहते हैं, तो वो भी आपका इसी से संबंधित हैं। आर्यभट्ट की बात करें तो उनकी रचना है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक जो ग्रंथ है आर्यभट्ट ने ही लिखे हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है वो घूमती है। फिर आप कहेंगे दशावतार मंदिर, मैंने आपको बताया था ना, देवगढ़ झांसी यूपी में, भीतरगांव मंदिर कानपुर में। तो ये सभी ध्यान रखिएगा, आपसे जब पूछा जाता है प्रश्न की स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है या उसके बारे में बताइए, गुप्त साम्राज्य के बारे में बताइए, तो ये सब पॉइंट आप लाइन से लिख दीजिएगा। आपको डेफिनेटली पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये सब एकदम पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सभी आपके लिए मेहनत की जा रही है बैक टू बैक, तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। आपके एक लाइक से मुझे भी अच्छा लगता है, आपके एक कमेंट से मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको जो है वो दे सकूँ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक, और जितने भी आपके साथ पढ़ रहे हैं छात्र डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए, उनके साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच सके, सभी के अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो आ सकें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो चैप्टर, जो कि आपका है पुष्यभूति वंश, या जिसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। संस्थापक के रूप में किसे आप कहेंगे, तो पुष्यभूति को जो है वो जाना जाता है। पुष्यभूति की बात करें तो राजधानी पुष्यभूति वंश की क्या थी, थानेश्वर जो है वो राजधानी थी। फिर बात करते हैं इसी के ही क्रम में और आगे कौन आया, तो प्रभाकर वर्धन जो है वो आया था। प्रभाकर वर्धन की बात करें तो इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता के रूप में आप इनका नाम जो है वो ले सकते हैं, पर आपसे जब संस्थापक पूछा जाए तब आपको पुष्यभूति जो है वो लिखना है। प्रभाकर वर्धन जो है, इन्हें परम भट्टारक, महाराजा अधिराज, ये सभी उपाधियां जो है वो प्राप्त हुई थी। प्रभाकर वर्धन की बात करें तो इनकी पत्नी थी जिनका नाम था यशोमती। इनकी पत्नी यशोमती से दो पुत्र पैदा हुए थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और एक का नाम था हर्षवर्धन, और एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिनका नाम था राजश्री। तो राजश्री जो है, इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह ग्रहवर्मन से हुआ था, जो कि कन्नौज के जो है वो शासक थे। और इसी के संबंध में पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी कि क्या सारी चीज़ें हुई थी, कौन यहाँ पर बचाने गया था। तो वो डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो अलग से देख सकते हैं, पर मैंने सारी यहाँ पर बेसिक चीज़ें बता दी। अब राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में हमें मेन यहाँ पर बात करनी है। तो सबसे पहले तो उपाधि के संबंध में शिलादित्य, अब इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर जो है ये बैठे थे।
राजधानी मैंने देखिए ऊपर ही आपको बताई थी, देखिए लिखा है राजधानी थानेश्वर, तो बस वहीं से ध्यान रखिए कि 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है चीनी यात्री के संदर्भ में कि ह्वेनसांग चीनी यात्री किसके समय में भारत आया था, तो आप कहेंगे हर्षवर्धन। हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, आपको याद रखने में जो है वो आसानी होगी। जिस प्रकार ये पूछा जाता है और जो अभी मैंने एक और चीनी यात्री बताया था वो भी पूछा जाता है, तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये सभी संस्कृत ग्रंथ नामक जो सभी आप कह सकते हैं नाटक ग्रंथ हैं, उनकी रचना जो है वो हर्षवर्धन ने ही की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना जो है इन्होंने की थी। और यहाँ से एक प्रश्न ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जो बाणभट्ट थे वो आपके हर्षवर्धन जो है इसके दरबारी कवि थे। कौन? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की बात करें तो उनकी भी 2 रचनाएं हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है, वो भी आपको याद होनी चाहिए, बहुत से पेपर में पूछी जाती है। हर्षवर्धन के संबंध में एक युद्ध भी आप याद रख सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय को जो है इन्होंने हराया था। और पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो ग्राम था वो शासन की यहाँ पर सबसे छोटी इकाई थी, और जो ग्राम शासन है उसका प्रधान जो है उसे ग्रामाक्ष पटलिक के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये आपका हो गया आपका पुष्यभूति वंश के संदर्भ में। बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट आपका राजपूत राजवंश के संदर्भ में। तो यहाँ पर केवल और केवल आपको वंश, उनके संस्थापक, सबसे शक्तिशाली शासक और राजधानी और अंतिम शासक, 5-6 चीजें केवल और केवल अपने दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजपूत राजवंश में गुर्जर प्रतिहार वंश की। संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम जो है वो संस्थापक थे। फिर बात करते हैं सबसे शक्तिशाली, तो आप कहेंगे मिहिर भोज जो है वो सबसे शक्तिशाली शासक था। राजधानी जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की कन्नौज थी, और अंतिम शासक जो है वो यशपाल था। इसी प्रकार बात करते हैं गहड़वाल राजवंश की, तो संस्थापक जो है वो चंद्रदेव थे, राजधानी जो है वाराणसी थी। इसी प्रकार सोलंकी वंश की बात करें तो संस्थापक मूलराज प्रथम थे, राजधानी जो है वो अहिलवाड़ थी। और इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रख सकते हैं कि भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है इसका निर्माण कराया था। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि सोलंकी वंश से जो है ये संबंधित है। अंतिम शासक की बात करें तो भीम द्वितीय जो है वो अंतिम शासक का नाम था। फिर आपका है कलचुरी, तो चेदी राजवंश आप कह सकते हैं, इसी के ही दोनों नाम है, कलचुरी या चेदी राजवंश। तो यहाँ पर संस्थापक कौन थे? कोक्कल जो है वो संस्थापक थे। सबसे शक्तिशाली जो शासक थे उनका नाम था गांगे देव। फिर बात करते हैं सिसोदिया वंश की, तो ये अपने आप को सूर्यवंशी भी कहते थे, इतना याद रखिएगा। और खतौली का युद्ध भी इनसे संबंधित है। 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है वो खतौली का युद्ध जो है वो हुआ था। ये आपका पूरा राजपूत राजवंश समाप्त हुआ। इसी में ही आपको राजपूत नहीं, सिसोदिया वंश आपका समाप्त हुआ। ये तो आपके सभी राजपूत राजवंश के अंतर्गत आते हैं। मैंने देखिए मेन हेडिंग दिखाई थी राजपूत राजवंश, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और इसी के अंतर्गत ही आपका चौहान वंश भी आता है। संस्थापक जो है वासुदेव थे, राजधानी अहिछत्र थी। सबसे शक्तिशाली जो है इसमें शासक विग्रहराज चतुर्थ वीसल देव था, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना जो है वो की थी वीसल देव ने। सबसे प्रमुख है चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, ये तो आपसे बहुत पूछा जाता है, रचना ध्यान रखिएगा। तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध बहुत पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध आपका पृथ्वीराज चौहान और यहाँ पर जो तृतीय लिखा हुआ है ये पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पहला वाला जो युद्ध था तराइन का पहला युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीता था। तराइन का जो दूसरा युद्ध था वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, पर इस युद्ध में आपका मोहम्मद गौरी जो है वो जीता था। और समय इसका क्या था? पहला वाला जो युद्ध है वो आपका 1191 में हुआ था। कब? 1191। और दूसरा वाला हुआ था 1192 यानी कि 1192। मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, बहुत पूछे जाते हैं, एकदम दिमाग में रखिएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका परमार वंश। परमार वंश की बात करें तो संस्थापक आपके उपेंद्र राज हो जाएंगे, राजधानी धारा नगरी थी। सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज था, और जिसने भोजपुर नगर नामक नगर की जो है स्थापना की थी। त्रिभुवन नारायण मंदिर भी राजा भोज से ही संबंधित है, और कविराज की उपाधि भी इसे मिली थी। चीजें तो बहुत हैं आपकी डिटेल में, पर एक एक दो दो लाइनें केवल मैंने यहाँ पर लिखी हैं।
चंदेल वंश की बात करें तो संस्थापक जो है वो नन्नुक थे। राजधानी यहाँ की खजुराहो थी, राजधानी ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में राजधानी जो है वो कालिंजर थी, पर राजा धंग थे, उन्होंने इसको चेंज कर दिया था, खजुराहो में जो है वो बदल दिया था। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है सल्तनत काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। 1206 से लेकर के 1526 तक जो है वो समय था टोटल सल्तनत काल का। सल्तनत काल में सबसे पहला आपका आता है गुलाम वंश। मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक होती है गुड़ खाओ तसला में, गुड़ खाओ तसला। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ पर फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए फिर से बता देता हूँ। जो गु है इससे आपका गुलाम वंश हो जाएगा। उसके बाद जो खा है इससे खिलजी वंश हो जाएगा। उसके बाद जो ता है इससे तुगलक वंश हो जाएगा। फिर सा जो है इससे सैयद वंश हो जाएगा, और जो ला है इससे लोधी वंश हो जाएगा। तो ये आप सीरियल सल्तनत काल का याद इससे रख सकते हैं। बात करते हैं हम गुलाम वंश की, जिसका समय है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। समय जरूर ध्यान रखिएगा। संस्थापक की बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को जो है वो जाना जाता है। फिर बात करते हैं इन्हीं कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनके बारे में, तो 1206 से 1210 तक इनका समय चला था। पूरा गुलाम वंश तो आपको 1206 से 1290 तक चला था, पर इसके अंदर भी तो अलग अलग राजा आते हैं। तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का समय 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक जो है वो चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। राजधानी की बात करें तो लाहौर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का जो है वो गुलाम था। ये आपको इससे पहले वाली जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी उससे आप जोड़ के याद रख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि, यानी कि लाखों का दान देने वाला जो है उसकी उपाधि भी जो है वो दी जाती है। और यदि बात करें तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है उसका निर्माण भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। इनके निर्माण के संदर्भ में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था, परंतु कंप्लीट कराने का कार्य इल्तुतमिश ने जो है वो किया था। ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला की उपाधि किसे दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो दी गई थी। इनके बारे में बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई प्रश्न लघु अति लघु कहीं से आएगा, आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे। आराम शाह इनके बाद आए थे, जिनका केवल समय आप याद रख सकते हैं 1210 से 11। बाकी इनके टाइम में कुछ नहीं हुआ। इल्तुतमिश आपको याद रखना है 1211 से 1236 तक, जिन्होंने कुतुब मीनार सबसे पहले कंप्लीट कराया। इकता प्रथा जो है वो इन्होंने चलाई थी। राजधानी लाहौर से दिल्ली इन्होंने ट्रांसफ़र की थी इल्तुतमिश ने। टंका जो है चांदी का सिक्का, जो जीतल तांबे के सिक्के, सभी इन्होंने ही चलवाए थे। और एक और पॉइंट ध्यान रखना है, वो है चहलगामी का गठन, जो कि 40 तुर्की सरदारों का गुट था, उसको भी इन्हीं के द्वारा जो है वो लाया गया था, यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है इकता प्रथा किसके शासनकाल में आई, तो आप क्या कहेंगे? इल्तुतमिश। हो सकता है आपसे गुलाम राजवंश ऑप्शन में दिया हो, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। उसके बाद आए गुलाम वंश में ही इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है, नहीं इल्तुतमिश तो हमने ऊपर पढ़ा, इल्तुतमिश की पुत्री आई। इल्तुतमिश हमने पढ़ा, इनकी पुत्री थी जिनका नाम था रजिया बेगम सुल्तान। तो 1236 से 1240 4 साल ये टिक पाई। इनके संबंध में आपको दो चीज़ें, नहीं एक ही चीज़ याद रखनी है, वो है कैरा प्रणाली। इसका मतलब होता है पर्दा ना करना। लोगों ने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बस ये ध्यान रखिए इनके संदर्भ में कैरा प्रणाली जो है इनके समय में आई थी। उसके बाद आए थे भैया बलबन। बलबन का समय था 1266 से लेकर 1287। इनके समय में नवरोज उत्सव जो है उसका प्रारंभ जो है वो कराया गया था। साथ ही साथ इकता, तुर्क चलगार्मी, इन सभी को खत्म कर दिया गया था, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया स्टार्ट किए गए थे, जिसको हम चिहलगानी के नाम से जानते हैं, वो इन्होंने खत्म कर दिए थे। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो आप कहेंगे बलबन ने ही जो है वो की थी, ध्यान रखिएगा। फिर आप कहेंगे फारसी कवि जो अमीर खुसरो थे और अमीर हसन, वो दोनों ही इनके ही दरबार में जो है वो थे। फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन इनके दरबार में, यानी कि बलबन के दरबार में ही थे। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका गुलाम वंश है इसका अंतिम शासक कौन था? तो दो नाम आपको देखने को मिलते हैं। एक मिलता है शमसुद्दीन
क्यूमर्स और कैकुबाद। दो नाम आपको ऑप्शन में मिले तो कोई भी आप लिख सकते हैं, बाकी दोनों ही अपनी जगह सही हैं, अलग अलग जगह यही दोनों नाम आपको देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं खिलजी वंश की, जिसका समय है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी। इसके संस्थापक खिलजी वंश के कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इसके संस्थापक थे। राजधानी की बात करें तो किलोखरी जो है वो राजधानी थी। हत्या जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की कर दी थी और फिर उसकी जगह बैठ गए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं इनके समय में बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो की थी। फिर आप कहेंगे मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो लागू की थी। फिर आप कहेंगे मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू होती क्या है? तो कम तौलने वालों के शरीर से मांस काट लेना, ये आपका मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है इसके अंतर्गत आता है। ये सभी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू की थी। और बात करें निर्माण के संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में, तो जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल, ये सभी आपको नाम ध्यान रखने हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में या इनके समय में जो है वो हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अंतिम शासक। किसका अंतिम शासक? आपका खिलजी वंश का। तो अंतिम शासक था नसरुद्दीन खुसरो, जिसे हम खुसरो खां के नाम से भी जानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा अंतिम शासक था। फिर बात करते हैं हमारा अगला तीसरा, जिसका नाम है तुगलक वंश, जो कि 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक चला था। इसके संस्थापक कौन थे? तो गाजी मलिक जो है इसके संस्थापक थे। इसी को हम तुगलक गाजी के नाम से भी जानते हैं। तुगलक वंश की जो राजधानी थी वो जो है वो दिल्ली थी। फिर बात करते हैं आगे, तो गयासुद्दीन तुगलक था, वो इनके नाम से गद्दी पर जो है वो बैठा, जिसका समय 1320 से 1325 था। पूरा टोटल 1320 से 1398 था, पर केवल गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो ये 5 साल रहा। इसने क्या क्या काम कराया? तो सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया। बहुत पूछा जाता है गयासुद्दीन तुगलक, तो जो नहरों का निर्माण कराया इसके संदर्भ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये करने वाला ऐसा पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। फिर हम दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, तुगलकाबाद नाम का नया नगर भी स्थापित किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने जो है वो स्थापित किया था। फिर हम बात करते हैं जूना खां द्वारा निर्मित जो लकड़ी का महल था उसमें दबकर इसकी मृत्यु जो है हो गई थी। किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की। फिर इस कारण से मृत्यु हो गई थी। ये आपका हो गया गयासुद्दीन तुगलक। इसी के संदर्भ में और आपका इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से प्रश्न आपका लघु में पूछा जाता है। जूना खां के नाम से ही मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। समय था 1325 से 1351 ईस्वी। राजधानी की बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो आप कहेंगे दिल्ली से देवगिरी जो है स्थानांतरित इन्होंने की थी 1326 से 1327 ईस्वी के समय में। फिर आपको कार्य अगला याद रखना है, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि का मतलब है, इसको मैं साइड में लगा देता हूं, जो दोआब क्षेत्र होता है वहां पर इन्होंने कर में वृद्धि की थी 1326 से 1327 ईस्वी के समय में। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की बात करें तो 1329 से 1330 ईस्वी तक इन्होंने कराया था। खुरासान और कराचिल का अभियान भी इन्हीं के समय में चला था। और इब्न बतूता नामक अफ्रीकी यात्री भी इन्हीं के समय में भारत आया था। पुस्तक इनकी कौन सी? इब्न बतूता की, तो आप कहेंगे रिहला नामक पुस्तक जो है वो इब्न बतूता की थी। फिर आप आगे याद रखेंगे दीवान ए कोही नामक, जिसे हम अमीर ए कोही भी कहते हैं, नामक कृषि विभाग का गठन किसने किया था? तो आप कहेंगे इन्होंने ही, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। और लास्ट आपका दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने विजयनगर की स्थापना भी इन्हीं के समय में की थी। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में जो आपको बिल्कुल रट के रखनी है, क्योंकि यहाँ से लघु प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। तो आपको ये कार्य इनके याद होंगे तभी आप वहाँ पर लिख पाएंगे। अगला देखते हैं हमारा फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में। तुगलक वंश से संबंधित हैं जिन्होंने 24 करों को समाप्त कर दिया था और केवल 4 कर रखे थे, खराज, खम्स, जजिया और जकात। केवल इन 4 कर को इन्होंने छोड़कर बाकी 24 करों को समाप्त कर दिया था। दासों की देखभाल के लिए इन्होंने दीवान ए बंदगान, ध्यान रखिए दीवान ए बंदगान जो है इसकी व्यवस्था की थी। फिर
तुगलक वंश की बात करें तो अंतिम शासक कौन था तुगलक वंश का? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद या महमूद तुगलक जो है वो अंतिम शासक था। तुगलक वंश आपका समाप्त हुआ। उसके बाद है आपका सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना की बात करें तो 1451 ईस्वी तक था। संस्थापक खिज्र खां जो है वो सैयद वंश के थे। पुत्र की बात करें खिज्र खां का तो इनका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह की बात करें तो इसने अपने नाम के सिक्के जो है वो चलवाए थे। अंतिम यहाँ पर शासक कौन था? किसका? इन्हीं का, सैयद वंश का। सैयद वंश में और कोई राजा खास नहीं है, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। ये जो है वो अंतिम शासक था। और अगला और लास्ट हमारा गुलाम वंश का था। स्टार्टिंग में यानी कि सल्तनत काल जो है उसका लास्ट आपका था लोधी वंश। लोधी वंश में 1451 से 1526 ईस्वी तक समय था। सबसे पहले आपको समय पता होना चाहिए। 1526 आपका जो यहाँ पर लास्ट समय लिखा हुआ है, इसी में ही आपका जो अंतिम शासक था लोधी वंश का, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, उसको किसने हराया था? बाबर ने हराया था। तो बाबर ने 1526 में जो हराया था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो कि 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी में जो बाबर था वो जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। और जहाँ इब्राहिम लोदी हारा था वहीं से ही आपका जो ये दिल्ली सल्तनत है वो चल रहा था वो समाप्त हो जाता है। और वहाँ से आपका मुगल साम्राज्य जो है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर को जो है वो जाना जाता है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे बहलोल लोधी था, और इसने बहलोल सिक्के जो है वो चलवाए थे। इसी के अंतर्गत ही लोधी वंश में ही आपको सिकंदर लोधी भी याद रखना है, जिसने आगरा शहर की स्थापना जो है वो करवाई थी। 1504 ईस्वी में जो है वो कराई थी। सिकंदर लोधी ने ही गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं जो है लिखी थी या लिखता था, ये ध्यान रख सकते हैं सिकंदर लोधी के संदर्भ में। लोधी वंश में ही आपका अंतिम शासक आपको मैंने अभी बता दिया, इब्राहिम लोधी था। पानीपत का जो पहला युद्ध था उसमें बाबर से जो है हार गया था, जो युद्ध आपका 1526 ईस्वी में जो है वो हुआ था। तो पूरा आपका यहाँ पर समाप्त हो गया जो हिस्ट्री पोर्शन है आपका। अब हम बात करते हैं हमारे ज्योग्राफी पोर्शन की, पर उसको देखने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उसमें अगर आप नज़र डालेंगे तो अधिकतर प्रश्न ऐसे आते हैं यहाँ पर कि जैसे गुप्त काल है उसका स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, या उसकी संस्कृति है संस्कृत कालीन वहाँ पर क्या व्यवस्था थी, मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उस पर विचार डालिए। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं मौर्य की या मौर्य साम्राज्य की, आपको क्या करना है, उन्हीं सबको ही वहाँ पर लिख देना है। आपको यदि कुछ नहीं आ रहा है तब उसके संबंध में कौन वहाँ पर राजा महाराजा थे, कौन शासक थे, वो सारी चीज़ें आप लिख देंगे तो आपको आसानी से नंबर उससे संबंधित मिल जाएंगे। बाकी जैसे शासन व्यवस्था पूछी गई तो आपको उसमें केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, ग्राम शासन, वो सारी चीज़ें लिखनी होती। मैंने इसी के लिए आपको एक एक पॉइंट बता दिए कि ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, ताकि आपसे किसी भी टाइप का प्रश्न आया आप उसे कर ले जाएं। इसके अलावा बौद्ध संगीति जो हैं उनके संदर्भ में 2016 में क्वेश्चन आया था, वो मैंने यहाँ पर नहीं बताया। पहली जो बौद्ध संगीति थी वो आपकी 1483 में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति 383 जो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको रब करके। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो दूसरी बौद्ध संगीति थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ये आपका 2016 में जो है वो प्रश्न पूछा गया था। और कहाँ हुई थी? तो पहली सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और दूसरी आपकी वैशाली में जो है वो हुई थी। पहले का जो शासक था उसका नाम था अज्ञात शत्रु, हर्षवंश संबंधित था, और दूसरा आपका काला शोक जो है वो था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा ज्योग्राफी पोर्शन। इसको हम हटा देते हैं। तो सबसे पहला आपका 2015 में प्रश्न पूछा गया था, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर लिखकर सारी चीज़ें बात करेंगे। तो उत्तरी ध्रुव की खोज के विषय में पूछा गया था कि लिखिए। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का जो सबसे पहला सफल प्रयास है वो रॉबर्ट पियरे ने जो है वो किया था। इनका नाम ध्यान रखिएगा, 2015 में यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया था। रॉबर्ट पियरे ने जो है वो किया था। इससे पहले भी बहुत प्रयास किए गए थे लेकिन वो सफल जो है वो नहीं हुए थे। रॉबर्ट पियरे जो थे इन्होंने अपने अंतिम प्रयास में 1908 में एक अंतरीप था जिसका नाम था सेरिडेन। क्या नाम था? सेरिडन अंतरीप। ये यहाँ तक जो है वो रूजवेल्ट नामक जहाज में जो है वो गए थे। रूजवेल्ट नामक जहाज में जो है वो गए थे।
और पहुँचे कब थे? तो 6 अप्रैल 1909 को जो है ये पहुँचे थे। पृथ्वी की जो उत्तरी चोटी है वहाँ पर जो है वो पहुँचे थे। फिर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर जो पृथ्वी है हमारी उस पर कुल कितने महाद्वीप हैं उसके संदर्भ में, तो आपका पहला हो जाएगा अफ्रीका, दूसरा हो जाएगा अंटार्कटिका, तीसरा हो जाएगा एशिया, चौथा हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, पांचवा हो जाएगा यूरोप, छठा हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, सातवां हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, यानी कि कुल 7 महाद्वीप जो है वो हैं। इनके बारे में आप चाहें तो थोड़ा बहुत अलग से पढ़ भी सकते हैं। जैसे एशिया के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। एशिया आपका संसार का सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप के रूप में आप लिख सकते हैं कि 1/3 भाग का जो प्रतिनिधित्व है वो अकेले एशिया महाद्वीप द्वारा जो है वो किया जाता है। और यहाँ से यानी कि जो एशिया महाद्वीप है इससे कर्क रेखा जो है आपकी गुजरती है। एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप से जो है वो गुजरती हैं। और अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका बहुत बड़ा भाग आप कह सकते हैं जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो है वो स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम क्या है? नील नदी, वो भी जो है वो स्थित है। तो नील नदी एक वाला एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं, ये भी जो है वो पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर पूछा जाता है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां जो है उसके संदर्भ में, तो वो मैं आपको चित्र के माध्यम से जो है वो दिखा देता हूँ, यानी कि पूरा जो उसका चार्ट है उसके माध्यम से। तो देखते हैं इसका चार्ट। ये जो है इसका चार्ट है। आंतरिक जो शक्तियां हैं उसके संदर्भ में पूछा जाता है कि क्या आपका जो है पूरा प्रोसीजर होता है। आंतरिक शक्तियां या प्रक्रियाएं, सबसे पहले आप विभाजित करते हैं सार्वभौमिक या पटल विरूपण शक्तियां, और दूसरा होता है आपका आकस्मिक शक्तियां। सार्वभौमिक या पटल विरूपण शक्तियां में आपका महाद्वीपीय या लंबवत आता है, और दूसरा आपका आता है वलनिक क्षैतिज या पर्वत निर्माणकारी। अब यहाँ पर जो महाद्वीपीय या लंबवत है ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक को हम उन्मंजन या उभार के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम निमंजन या धसाव के नाम से जो है वो जानते हैं। फिर यहाँ पर बात करते हैं आकस्मिक शक्तियों की, इसको हम आगे बात करेंगे। तो इसमें 3 प्रकार होते हैं, एक भूकंप, एक ज्वालामुखी, एक भूस्खलन। यहाँ पर वापस से लौटते हैं तो वलनिक क्षैतिज या पर्वत निर्माणकारी आपका तनाव और भूपटल पर दरारें, इसमें आप डिवीजन कर सकते हैं। और संपीड़न और वलन पड़ना, इसमें डिवीजन कर सकते हैं। फिर तनाव और भूपटल पर दरारें, इनको फिर से आप डिवीजन करेंगे, चटकना व दरार, अंश पड़ना। और इसी प्रकार संपीड़न व वलन पड़ना भी आपका विशाल मोड़ और वलन में जो है वो डिवीजन होता है। विशाल मोड़ को भी आप सनंती या उभार और अपनति या अवतलन के अंतर्गत 2 टाइप से डिवीजन जो है वो करेंगे। नीचे वाला मैं हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, आप देख सकते हैं। अपनति या अवतलन इस प्रकार से आपका हो जाएगा। पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके ये सारी चीज़ें कोर्स में दे रखी हैं, आपकी एससीईआरटी बुक में दे रखी है। तो डेफिनेटली किसी ना एक पॉइंट से डायरेक्ट प्रश्न, ऐसा नहीं है पूरा चार्ट आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आंतरिक शक्तियाँ जो है उसके अंतर्गत संपीड़न या वलन पड़ना जो है इसके क्या प्रकार होते हैं। तो विशाल मोड़, वलन, इस प्रकार से और ज़्यादा आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। वापस से लौटते हैं हम अपने पेज पे। फिर बात करते हैं जो पृथ्वी है उसके आधा स्तर में परतों के संदर्भ में। तो कौन कौन सी परतें होती हैं? पहली आपकी होती है भूपर्पटी। नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, भूपर्पटी। दूसरी आपकी होती है मेंटल, और तीसरी आपकी होती है कोर। तो ये आपके नाम आपको पता होना चाहिए। भूपर्पटी की बात करें तो जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको भूपर्पटी कहते हैं, और ये जो परत होती है वो अन्य जो परत होती है उनकी तुलना में पतली मानी जाती है। औसत मोटाई की लगभग इसकी 33 किलोमीटर तक जो है वो होती है। और जो पर्वत होते हैं उसके नीचे ये और अधिक ज़्यादा मोटी होती है, और जो महासागर होते हैं उसके नीचे इसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है। मेंटल की बात करें तो मेंटल जो है आपका भूपर्पटी के नीचे की परत होती है, जो कि आपकी 2900 किलोमीटर, आपको ये डिस्टेंस जरूर ध्यान रखनी है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत होती है। इसी को हम मेंटल के नाम से जानते हैं। और जो मेंटल है ये ठोस सैलों से निर्मित जो है वो होती है। कोर की बात करें तो ये पृथ्वी की सबसे भीतरी वाली परत होती है, जो कि आपकी निकिल और लोहा, वो मैं अभी आपको एक अलग से भी बता दूंगा, उस
जो निकेल और लोहा है वो खनिज तत्वों से निर्मित होती है और इस परत के भी 2 भाग होते हैं, एक आपका होता है बाह्य और एक होता है आंतरिक, जहाँ एक ओर बाह्य जो कोर होता है वो आप कह सकते हैं तरल अवस्था में होता है और जो आंतरिक कोर होता है वो आपका ठोस अवस्था में होता है। अब जो मैंने तत्व की बात करी तो इसी को ही एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम होता है आपका सियाल, सीमा, निफे। ये भी ध्यान रखिए, सियाल, सीमा और निफे। अब देखिए यहाँ पर जो सियाल है, एसआई जो है इससे हो जाएगा आपका सिलिका, एल जो है इससे हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण इसी को सियाल के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार सीमा नाम से इसलिए जाना जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। निफे नाम से इसलिए जाना जाता है, निकिल और Fe यानी कि जो लोहा है उसकी अधिकता के कारण जो है इसे निफे के नाम से जाना जाता है। तो बेसिक चीजें हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं चट्टानों के संदर्भ में, और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और सभी लोग कमेंट में भी अवश्य बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट जो है उसको भी हम कंप्लीट एक वीडियो में जो है वो कराएं। चलिए एक छोटा सा जो है वो लक्ष्य रखते हैं, वो है 1000 लाइक का। देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग जो है वो पूरा करते हैं। 1000 लाइक का जो है वो लक्ष्य है। देखते हैं मेरी इतनी सारी मेहनत के लिए आप 1000 लाइक कितनी जो है वो समय में कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर भी अवश्य करते रहिएगा सभी के साथ। कोर्स मैं आपका पूरा करा चुका हूँ सेकंड सेमेस्टर का, इससे पहले वाले बैचेस के लिए भी करा चुका हूँ और आपके लिए मैंने फिर से सारी चीज़ें रिपीट जो है वो कराई हैं, जिसमें आपका वर्तमान भारती वाला और प्रारंभिक शिक्षा 8 वीडियो में मैंने पूरा कोर्स कराया है। नहीं देखा है आपने तो उसको जाकर अवश्य देख लीजिएगा, उसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने 2018 बैच के लिए भी कराया था, यही आपका 7 वीडियो में, उसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आया था। एक एक कैलोरी पूछी गई थी मिड डे मील में, वो तक मैंने वहाँ पर बताई थी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी नहीं देखा है तो आपकी मर्जी है कि आप पेपर के अंतिम दिन देखते हैं या पेपर के बाद सोचते हैं कि काश देख लिया होता, वो आपकी मर्जी है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आपका चट्टान। चट्टान की बात करते हैं तो चट्टान आप सभी जानते हैं 3 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी आग्नेय, एक होती है अवसादी, एक होती है रूपांतरित। आग्नेय की बात करें तो आग्नेय जो है शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया, अर्थ होता है जिसका आग। दूसरा आपका होता है अवसादी। अच्छा, आग्नेय को आप क्या कैसे परिभाषित करेंगे कि जो शैल या चट्टानें जिनके निर्माण में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से निर्माण होता है आग्नेय चट्टान। अवसादी में क्या होती हैं, इनमें आपकी परतदार चट्टानें अवसादी को कहते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो विखंडित जो ठोस पदार्थ होता है उसके निक्षेपण से जो चट्टानें बनती हैं, जीव जंतु पेड़ पौधों के जमाव से जो बनती हैं, वो आपकी अवसादी में जो है वो आती हैं। एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिए, बलुआ पत्थर है, खड़िया है, सभी अवसादी शैलों के उदाहरण हैं। और भी बहुत से हैं, चूना पत्थर है, सेल, स्लेट, कोयला। इसी प्रकार तीसरा आपका है रूपांतरित या कायांतरित। तो जो चट्टानें अन्य चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं ताप दाब के प्रभाव के कारण, वो आपकी रूपांतरित में आती हैं। तो ये भी इसमें आप ध्यान रखिएगा। सारी चीज़ों को आप करते हैं। बात करते हैं भूकंपीय जो तरंगे हैं उसके संदर्भ में। भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो भूकंपीय तरंगों के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राथमिक तरंगे जिसे हम पी के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है द्वितीयक तरंगे जिसे हम एस के नाम से जानते हैं, और तीसरी होती हैं धरातलीय तरंगे जिन्हें हम एल के नाम से जानते हैं। तो जो प्राथमिक तरंगे होती हैं इन्हीं को हम अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं। ये जो तरंगे होती हैं वो दूसरे तरंगों की तो जो तुलना है उसमें करेंगे तो अधिक गतिशील तीव्र होती हैं। और तरंगों की बात, ये जो लहरें होती हैं अपनी चलन की दिशा में जो चट्टान होती हैं उनको आगे पीछे धकेलने का भी कार्य करती हैं। इनकी गति की बात करें तो 8 से लेकर 12 किलोमीटर प्रति सेकंड तक जो है वो होती हैं। और ये जो तरंगे होती हैं वो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये सभी इनकी विशेषता हो जाएंगी। दूसरी आपकी होती है, ये तरंगे आपकी गौड़ या अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। पहले वाले को हम अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से जानते हैं और दूसरे को आप अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जानते हैं। इन तरंग के कणों की गति लहर की दिशा में समकोण पर होती है। यहाँ पर आपकी नहीं समकोण थी, यहाँ पर उसी की दिशा में ही बात होती है, यहाँ पर समकोण पर होती है। द्वितीयक जो तरंगे होती हैं वो आपकी तरल पदार्थों में विलुप्त हो जाती हैं और सभी अधिक गहराई तक ये जो है वो प्रवेश कर जाती हैं। तीसरी आपकी होती है धरातलीय तरंगे। ये तरंगे जो है पृथ्वी के जो बाह्य धरातल होता है उसको ही केवल प्रभावित करती हैं।
और मार्ग की बात करें तो इसका मार्ग अन्य तरंगों की तुलना में सबसे ज़्यादा जो है वो होता है, और साथ ही आप ये भी कहेंगे कि ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे भी जो है वो होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आपका भूकंप। भूकंप की बात करें तो आप क्या कहेंगे, जब कोई तालाब में आप पत्थर जैसे फेंकते हैं तो पानी की लहरें आप देखते हैं इस प्रकार से फैल जाती हैं, उसी प्रकार आप भूकंप को भी जो है वो परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर की जो चट्टानें होती हैं जब हिलती हैं तो कंपन पैदा करती हैं, चारों ओर फैलने लगती हैं। तो जो चट्टान हिल रही हैं उसी को ही तो हम भूकंप के नाम से जानते हैं। भूकंप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है भूकंप से कैसे बचाव किया जाए। तो अगर कहीं कोई बहुमंजिला इमारत है तो आप बाहर कोई खुले स्थान पर निकल आएँ, सर को आप ढकें, या कह सकते हैं खुले क्षेत्र में आप हैं तो तुरंत पेड़ या बिजली के तार, खंभे या मकान, ऐसी कोई चीज़ है आपके पास तो उससे दूर खड़े हों। तो इन सब चीज़ों को आप अपने आप से लिख सकते हैं। फिर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अपर्दन के संदर्भ में। अपर्दन क्या होता है आपका? अपर्दन होता है मतलब किसी चीज़ को काटना। तो अपर्दन के क्या कारक होते हैं या उससे बनने वाली प्रमुख भू आकृतियाँ होती हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे कि आपका प्रवाहित जल हो गया, भूमिगत जल हो गया, हिमानी हो गया। हिमानी क्या होता है? जो बर्फ का गतिशील ढेर होता है, जैसे आप देखते हैं लैंडस्लाइड होता है, यूं बर्फ गिरती है तो उसे हम हिमानी कहते हैं। पवन हो गया, समुद्री लहरें हो गया, तो ये सभी अपर्दन जो है इसके कारक के अंतर्गत जो है वो आते हैं, जो ये कार्य जो है वो करते हैं। इसी के संदर्भ में एक पूछा जाता है वी आकार की घाटी क्या होती है। तो वी आकार की घाटी ये होता है जब जो नदी होती है वो आपकी पर्वतीय क्षेत्र में जब ऊर्ध्वाधर अपर्दन करती है, जैसे कि इस प्रकार से नदी बह रही है तो ऊपर ऊपर धीरे धीरे काटती रहती है, तो वही मैंने बताया कि ऊर्ध्वाधर अपर्दन द्वारा क्या होता है, निरंतर धीरे धीरे जो अपनी घाटी होती है वो तली को काट कर ऐसे और धीरे धीरे गहरा करती रहती है, और इसी में क्या होता है, यूं वी अक्षर का जो आकार होता है उसके आकार की घाटी का निर्माण जो है वो हो जाता है। और इसमें जब और अपर्दन हो जाता है तो वही आपका यू आकार का शेप ले लेती है। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जल जो है उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो आप कहेंगे वर्षा है, झीलें हैं, जलप्रपात है, ये सभी आपके स्रोत के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है वायुमंडल की जो परतें हैं वो कितनी होती है। तो आप कहेंगे कुल 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी क्षोभ मंडल जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, दूसरी होती है समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, तीसरी आपकी होती है मध्य मंडल जिसे हम मीजोस्फेयर कहते हैं, चौथी होती है आपकी आयन मंडल जिसे हम आयनोस्फेयर कहते हैं, और पांचवी होती है आपकी बहिर्मंडल जिसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। इनका सीरियल ध्यान रखिएगा, इनके अंदर भी बहुत से पॉइंट होते हैं तो वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं तो क्षोभ मंडल में होती हैं। इस टाइप के प्रश्न आपसे बेसिक पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं जो वायुदाब है उसकी पेटियों के संदर्भ में कितनी प्रकार की होती हैं। तो आप कहेंगे 4 प्रकार की होती हैं। पहली हम कहते हैं विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। ये आपकी जो फैली होती है वो अक्षांश देशांतर के रूप में होती है, पर मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, केवल मैं आपको नाम बता रहा हूँ। पहली होती है विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब। दूसरा आपका जो होता है उसका नाम है उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तीसरा नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और चौथा होता है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। पहला आपका विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, इसी प्रकार आपका जो दूसरा है वो हो जाएगा उपोष्ण उच्च दाब पेटी, तीसरा आपका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और चौथा आपका ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अब बढ़ते हैं हम हमारे संविधान टॉपिक की तरफ। संविधान में आपसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या, हेडिंग लिख देते हैं संविधान, कि कैबिनेट जो मिशन था उसके प्रावधानों के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो आप कहेंगे जुलाई 1946 में जो है वो हुआ था। फिर आपसे यहाँ से प्रश्न एक और सन से रिलेटेड पूछा जाता है, वो है 9 दिसंबर 1946 के संदर्भ में, कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया था। यहाँ से प्रश्न बहुविकल्पी में बहुत पूछा जाता है संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष इस टाइप से, और ऑप्शन बहुत लोग गलत करते हैं तो आप गलत ना कीजिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पहला कौन था? तो आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जस्ट 2 दिन बाद, और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनकी अगर बात करें तो इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया था, यानी कि अस्थायी केवल और केवल 2 दिन ही जो है वो रहे थे। और
31 दिसंबर कब? आपका 31 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव भी पास किया था, जो कि आपका 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है वो पारित हो गया था। संविधान सभा जो है इसकी विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप क्या कहेंगे? अत्यंत विस्तृत और व्यापक है, वहाँ पर अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। समाजवादी है, संघात्मक शासन है, संसदीय शासन प्रणाली आप जानते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और आप कह सकते हैं मूल अधिकार की यहाँ पर व्यवस्था है, नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ऐसे बहुत से पॉइंट आप विशेषताओं में जो है वो लिख सकते हैं। यहीं से आपसे मूल अधिकार भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद ना हो, अनुच्छेद आपका 15 में आता है। 16 में आपका लोक नियोजन के विषय में समानता का अधिकार आता है। इसी प्रकार जो आपका 19 है उसमें बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वो सब आप इसमें भी जो है वो लिख सकते हैं। अलग से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे मौलिक अधिकारों को लिखिए। मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आपने अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा जाके। आपके कौन कौन से होते हैं, मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को लिख कर नाम आपको बता देता हूँ। पहला आपका होता है समानता का अधिकार, दूसरा आपका होता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा होता है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपको सीरियल याद होना चाहिए। मूल अधिकार 2015 में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पेपर में आपके प्रश्न जो है वो पूछा गया था। बाकी जब लघु में आएगा तो इन सभी पॉइंट के अंदर भी आपको लिखना होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो 25 से 28 अनुच्छेद में है, और भारतीय नागरिक उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ तो मैं केवल आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इसीलिए केवल और केवल नाम बता रहा हूँ, बाकी आपको एक एक अनुच्छेद जो है इसमें याद होना चाहिए। इसके अलावा जो मूल अधिकार होते हैं और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो एक दो पॉइंट आप समझ लीजिए। मूल अधिकार की बात करें तो ये नागरिकों को वैधानिक मांग है और इसका न्यायालय जो है उसका संरक्षण प्राप्त है। कोई व्यक्ति के अधिकार का अगर अतिक्रमण होता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो सिद्धांतों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं होती है। ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, और कोई उल्लंघन अगर होता है उसका तो न्यायालय में चुनौती भी उसकी जो है वो नहीं दी जा सकती है। दूसरा आप लिख सकते हैं मूल अधिकारों का जो विषय होता है वो व्यक्ति होता है, और इसमें जो विषय होता है वो राज्य होता है। ये आपका अच्छा डिफरेंस है, पहला तो आपको इसकी डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि मूल अधिकारों की जो प्रकृति होती है वो नकारात्मक होती है, इसमें आप लिख सकते हैं प्रकृति सकारात्मक होती है। और अंतर लिख सकते हैं कि इसकी राजनीतिक मूल अधिकार की राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, इसमें आप कहेंगे नीति निर्देशक तत्व आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और एक लिख सकते हैं कि मूल अधिकारों की कुछ विशिष्ट परिस्थिति में स्थगित या निलंबित किया जा सकता है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको स्थगित या निलंबित नहीं किया जा सकता है। 2019 में एक प्रश्न आपका आया था कृषि विकास के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय जो है चलाए जा रहे हैं, तो आप सिंचाई लिख सकते हैं, जल संसाधन की व्यवस्था है, उन्नत बीज है, इसी टाइप से पॉइंट लिख लीजिएगा। तो आप ऐसा ना सोचिए कोई अलग से आपको इसमें पॉइंट लिखना है। फिर थोड़ा सा आपका जो इकोनॉमिक्स पोर्शन होता है उसमें अगर बात करें तो आपसे मुद्रा का अवमूल्यन पूछा जा सकता है। क्या होता है मुद्रा का अवमूल्यन? ये होता है, आप देखते नहीं, कहते हैं कि डॉलर के मुकाबले जो भारतीय रुपया उसकी वैल्यू गिर गई, तो विदेशी मुद्राओं में जब देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो इससे हम मुद्रा का अवमूल्यन जो है वो कहते हैं। मान लेते हैं अगर भारत का जो 100 या भारत का जो है वो 100 रुपया जो है वो $1 के बराबर है, भारत का 100 रुपये $1 के बराबर है, और फिर क्या हो भारत का 125 रुपया $1 के बराबर हो जाए तो क्या है मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। बाकी बेसिक प्रश्न यहाँ से आएगा, जैसे आपका 2019 के द्वितीय बार के पेपर में आया था कि श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के कोई दो गुण लिखिए। तो अच्छी बैंकिंग प्रणाली क्या होती है? आप खुद ही से कह सकते हैं कि जहाँ पर शाखा नियंत्रण हो, मौद्रिक नीति का संचालन हो, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण हो, नोटों का निर्गमन हो, इस टाइप के पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला और लास्ट टॉपिक, और उसी के साथ हमारा कंप्लीट कोर्स जो है वो समाप्त हो जाएगा। पर वीडियो को मैं समाप्त करने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिशा निर्देश देना चाहूँगा। पहला दिशा निर्देश ये देना चाहूँगा कि जो भी आपके कोर्स में है, जो पेपर आप पूछे जाने लगे हैं सोशल साइंस और मैथ, ये दो सब्जेक्ट के पेपर आपके कोर्स से थोड़ा सा अलग हट के आते हैं। उसमें आप देखेंगे या तो प्रश्न आपको जो लास्ट के चैप्टर हैं
उनसे जो थ्योरी होती है वो पूछ ली जाती है। जैसे कि बैंकिंग ही है तो बैंकिंग के लाभ बताइए, सरल से क्वेश्चन लास्ट के बहुत बार डाल दिए जाते हैं। स्टार्टिंग तो आपको हिस्ट्री पोर्शन देखने को मिलता है लास्ट में। दूसरी चीज़ ये देखने को मिलती है कि कुछ जो अति लघु वाले प्रश्न होते हैं उसमें अधिकतर जी के टाइप वाले क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत बार ऐसा पाया गया है। और वो जो जी के क्वेश्चन आते हैं वो आपके कोई क्षेत्र सीमित नहीं होता। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है उसका पहला चैप्टर जो है वहाँ से भी बहुत बार प्रश्न आते हैं। जैसे कि आप सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं तो थर्ड सेमेस्टर जो आपका मुगल साम्राज्य है मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है, वो आप चाहें तो उसका स्टार्टिंग का चैप्टर देख सकते हैं या फर्स्ट डिवीज़न को भी क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो वहाँ से भी एक दो चीज़ पूछ ली जाती हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है। और जो मेन यहाँ पर नंबर जो है वो गेन किए जाते हैं वो आपके अति लघु और आपका जो बहुविकल्पी सेक्शन है उसमें ही आप अच्छे नंबर अंक हासिल कर लेंगे तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो अच्छा बन जाता है। तो मेन ध्यान रखिएगा बहुविकल्पी और अति लघु। बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक। और वीडियो अभी तक आप सभी ने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। लगभग अब तक 55 मिनट जो है वो हो चुके हैं और लगातार आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, लगातार आपके लिए मेहनत की जा रही है ताकि आपका अच्छा पेपर हो। मुझे वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, आपका पेपर अच्छा होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि अब मैंने जो इतनी सारी मेहनत की है आपके लिए मेरी सफल मेहनत हुई। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट भी सभी लोग अधिक से अधिक किया करिए। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एक, आपको वीडियो कैसा लगा वो भी अवश्य बताया करिए। बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, वो है विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। देखिए क्या होता है विकसित अर्थव्यवस्था। जब बात की जाए विकसित अर्थव्यवस्था की तो आप कहेंगे जब आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उसके विकास का एक ऐसा प्रतिनिधित्व, या सिंपल से अगर भाषा में आपसे कहूँ तो विकसित अर्थव्यवस्था जो देश विकास कर चुके हैं। विकासशील मतलब जो अभी विकास कर रहे हैं। जैसे भारत है तो भारत एक विकासशील देश के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ पर विकास अभी आपका हो रहा है। विकास की ओर जो अग्रसर हैं वो आपके विकासशील में आते हैं और जो विकसित ऑलरेडी हैं, जैसे आपका विकसित में आप जापान को रख सकते हैं, यूएसए आपका है, ये सभी आपके विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में आते हैं। तो बस ये बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे वीडियो जो है वो समाप्त होता है। इसी प्रकार एक वीडियो में हम अन्य सब्जेक्ट को भी लेकर अवश्य आएंगे। बस आप अपना जो सहयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा लाइक और शेयर करके। तो आज के वीडियो में इतना ही, पर वीडियो समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे अवश्य पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न हम पूछते हैं। तो ये आपका प्रश्न, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और इसके अलावा सभी प्लेलिस्ट की लिंक वगैरह आपको ना मिले तो कमेंट कर कीजिएगा या फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।